नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंटेल में अमेरिकी सरकार के हालिया बड़े निवेश की। अगस्त 2025 के आखिर में ये खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार ने इंटेल में करीब कितना 8.9 बिलियन डॉलर लगाकर लगभग 10% हिस्सेदारी ले ली है। अब सोचने वाली बात है, ये पैसा आया कहाँ से? और ये भी दिलचस्प है कि ये कोई नया फंड नहीं है। ये पैसा असल में उन ग्रांट से है जो पहले से मंजूर थे पर दिए नहीं गए थे। 5.7 बिलियन तो चिप्स एक्ट वाले फंड से, जिसका मकसद ही अमेरिका में सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ाना है, और बाकी 3.2 बिलियन सिक्योर इनक्लेव प्रोग्राम से। तो सरकार ने एक तरह से अनुदान को इक्विटी में बदल दिया है। इंटेल को करीब 10 बिलियन डॉलर मिले हैं ताकि वो अमेरिका में अपना प्रोडक्शन और आर&डी बढ़ा सके। लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ है। ज्यादातर जो टेक एनालिस्ट हैं या टिप्पणीकार हैं, वो इस कदम से ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। कईयों का मानना है कि ये इंटेल के बिजनेस के लिए, उसके भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। वो इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे एक मुश्किल में फंसी कंपनी को बस बचाने की कोशिश की जा रही हो। यहीं पर आज हमारी पड़ताल थोड़ी अलग दिशा ले रही है। हम उन आवाजों पर ध्यान दे रहे हैं जो एक अलग नजरिया पेश कर रही हैं, शायद ज्यादा आशावादी। हमारा मकसद ये समझना है कि ये निवेश इन आलोचनाओं के बावजूद क्यों इंटेल और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा हो सकता है, खासकर जब हम इसे टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स के बड़े दायरे में देखते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले अभी की स्थिति को समझना जरूरी है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है, उनके निर्माण में दुनिया में एक ही कंपनी का दबदबा है, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स वो यहीं बनती हैं। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। TSMC सिर्फ एक कंपनी नहीं, वो एक तरह से ग्लोबल टेक का स्तंभ है। लेकिन उनकी जो लोकेशन है, ताइवान, वही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। ताइवान ऐसी जगह पर है जहां जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है, खासकर चीन के साथ। अब सोचिए, अगर चीन कोई बल प्रयोग करता है या कोई और संकट आ जाता है जिससे ताइवान में प्रोडक्शन रुक जाए, तो इसका असर बहुत भयानक होगा। अमेरिका और पूरी दुनिया की जो सबसे एडवांस चिप्स तक पहुंच है, वो लगभग खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स भी तो इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। बिल्कुल। तो साफ है कि अमेरिका के लिए TSMC पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। उन्हें एक मजबूत, भरोसेमंद घरेलू विकल्प चाहिए ही चाहिए। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करे, बल्कि आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इंटेल ही क्यों? इंटेल तो पिछले कुछ सालों में TSMC से थोड़ा पिछड़ता दिखा है। कोई नई कंपनी क्यों नहीं खड़ी की जाती? सवाल तो ठीक है, लेकिन इसका जवाब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी में है। एक एडवांस चिप फैक्ट्री, जिसे फैब कहते हैं, बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दुनिया के सबसे महंगे और जटिल कामों में से एक है। इसमें सिर्फ खरबों डॉलर नहीं लगते, बल्कि दशकों की एक्सपर्टीज, हजारों पेटेंट, बहुत ही ज्यादा जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे EUV लिथोग्राफी और एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन चाहिए। मतलब आप रातों रात एक वर्ल्ड क्लास फैब नहीं बना सकते, चाहे कितना भी पैसा लगा दें। इसमें वो ज्ञान और अनुभव लगता है जो धीरे धीरे ही बनता है। हाँ, और इसी वजह से इंटेल अपनी हाल के मुश्किलों के बावजूद, जैसे नई प्रोसेस टेक्नोलॉजी लाने में देरी हुई या TSMC से कंपटीशन में पीछे रहे, फिर भी अमेरिका के पास सबसे वास्तविक और मजबूत विकल्प वही है। उनके पास पहले से बड़े फैब्स हैं, दशकों का अनुभव है, स्किल्ड लोग हैं, R&D कैपेसिटी है। हाँ, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी तेजी से सुधारनी होगी, पर यह शून्य से शुरू करने से तो कहीं ज्यादा संभव है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अहम पेंच आता है। इंटेल की जो अपनी फाउंड्री सर्विस है, मतलब दूसरों के लिए चिप बनाने वाला बिजनेस, वो बाजार में थोड़ा संघर्ष कर रहा है। जो बड़ी चिप डिजाइन कंपनियां हैं जैसे एनविडिया, AMD, क्वालकॉम या एप्पल भी वो अपनी सबसे एडवांस चिप्स के लिए अभी भी TSMC को ही चुनती हैं। वजह यह है कि TSMC का प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर, भरोसेमंद और अक्सर तकनीकी रूप से आगे माना जाता है। इंटेल को वो भरोसा अभी जीतना है। तो इंटेल एक तरह से पहले मुर्गी या अंडा वाली स्थिति में फंस गया है। अपनी फाउंड्री को प्रॉफिटेबल बनाने और उसमें और निवेश करने के लिए उन्हें बड़े बाहरी ग्राहक चाहिए। लेकिन ये बड़े ग्राहक जो अरबों डॉलर के ऑर्डर देते हैं, वो इंटेल के पास तब तक क्यों आएंगे जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो जाए कि इंटेल की फाउंड्री सर्विस लंबे समय तक चलेगी भी और तकनीकी रूप से कॉम्पिटिटिव भी रहेगी। सही कहा।
कोई भी कंपनी अपना पूरा प्रोडक्ट रोडमैप एक ऐसी फाउंड्री पर दांव पर नहीं लगाना चाहेगी जिसका भविष्य ही पक्का ना हो। और ये भरोसा इंटेल शायद अकेले नहीं दे सकता। देखिए, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनकी पहली जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स के प्रति है। अगर फाउंड्री बिजनेस लगातार घाटे में रहे या उतना मुनाफा ना दे पाए जितनी उम्मीद थी, तो मैनेजमेंट पर दबाव आएगा कि भाई इस बिजनेस को बंद करो और सिर्फ चिप डिजाइन जैसे ज्यादा मुनाफे वाले काम पर ध्यान दो। ये एक लॉजिकल बिजनेस फैसला हो सकता है। बिल्कुल, ये शायद इंटेल के शेयर होल्डर्स के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा भी लगे, लेकिन सोचिए अमेरिका के रणनीतिक हितों का क्या। इसका मतलब होगा कि अमेरिका चिप बनाने के लिए पूरी तरह से TSMC यानी ताइवान और सैमसंग यानी दक्षिण कोरिया पर निर्भर हो जाएगा। दोनों ही देश ऐसे हैं जो चीन के करीब हैं और जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव हैं। मतलब अमेरिका वापस उसी निर्भरता के जाल में फंस जाएगा जिससे वो निकलना चाह रहा है। और यहीं पर अमेरिकी सरकार का इंटेल में सीधे हिस्सेदारी लेना बात सच में दिलचस्प हो जाती है। एनालिस्ट भले ही इसे सिर्फ बेलआउट कहें, पर कुछ स्रोत एक गहरी चाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये 8.9 बिलियन का निवेश और 10% हिस्सेदारी सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसे सरकार की तरफ से एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत शक्तिशाली गारंटी या वादे की तरह देखा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक दृष्टिकोण है। ज्यादातर चर्चा इसी पर है कि ये पैसा इंटेल की मदद कैसे करेगा, लेकिन ये नजरिया कहता है कि शायद ये पैसा इंटेल से ज्यादा इंटेल के संभावित ग्राहकों के लिए है। सरकार का सीधे एक बड़ा शेयर होल्डर बन जाना ये सिग्नल देता है कि अमेरिकी सरकार इंटेल की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को एक राष्ट्रीय संपत्ति मानती है और इसे डूबने नहीं देगी। ये उस अनिश्चितता को कम करता है जो बाहरी ग्राहकों को इंटेल के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स करने से रोक रही थी। हाँ, सोचिए ज़रा, अगर आप एनवीडिया या एप्पल के CEO हैं और अपनी अगली पीढ़ी की चिप्स के लिए एक और भरोसेमंद सप्लायर ढूंढ रहे हैं, तो इंटेल अब शायद ज़्यादा आकर्षक लगे। पहले चिंता थी कि क्या इंटेल फाउंड्री बिजनेस में रहेगा, क्या वो निवेश जारी रखेंगे, पर अब अमेरिकी सरकार की हिस्सेदारी एक तरह का सेफ्टी नेट देती है। ये भरोसा दिलाती है कि इंटेल फाउंड्री को रणनीतिक सपोर्ट हासिल है और वो कहीं नहीं जा रही। तो ये सरकारी निवेश उस मुर्गी अंडा वाली समस्या को तोड़ने की चाबी बन सकता है। ये ग्राहकों को वो जरूरी आत्मविश्वास दे सकता है कि वो इंटेल पर दांव लगा सके। और अगर इंटेल इस सरकारी सहारे से कुछ बड़े ग्राहक जीत लेता है, तो उससे फाउंड्री बिजनेस में पैसा आएगा जो फिर आगे निवेश और तकनीकी सुधारों में लगेगा। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सरकार ने पहली डोमिनो गिरा दी है, इस उम्मीद में कि ग्राहकों की पूरी लाइन इंटेल की तरफ झुक जाएगी। अच्छा, अब इसे इंटेल के बिजनेस प्रदर्शन और निवेशकों के नजरिए से जोड़ते हैं। क्या ये कदम, जो पहली नजर में सरकारी हितों को प्राथमिकता देता दिख रहा है, आखिर में इंटेल के निवेशकों के लिए भी अच्छा हो सकता है? कुछ स्रोत जैसे बेन थॉम्पसन का स्ट्रैटेजी ब्लॉग तर्क देते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आम सोच तो यही है कि कंपनियों को सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि इंटेल का राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग जैसे सरकारी हितों से जुड़ना असल में एक समझदारी भरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्रोत का तर्क है कि अगर इंटेल ने पिछले 2 दशकों में सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ध्यान देने के बजाय इसी तरह की लंबी अवधि की सोच रखी होती, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में लगातार बड़ा निवेश करते रहना, भले ही तुरंत फायदा न दिखे, तो शायद वो आज TSMC से इतना पिछड़ते ही नहीं और उन्हें इस सरकारी सहारे की जरूरत भी ना पड़ती। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। शायद शॉर्ट टर्म फायदों पर ज्यादा फोकस करने की कीमत इंटेल ने अपनी टेक्नोलॉजिकल लीड खोकर चुकाई है। अब सरकार के साथ ये साझेदारी उन्हें मजबूर कर सकती है, या कहें कि सक्षम बना सकती है कि वो ज्यादा लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। और अगर ये रणनीति सफल होती है, इंटेल फाउंड्री बड़े ग्राहक जीत पाती है और तकनीकी रूप से फिर से लीडर बन पाती है, तो ये अंततः इंटेल के शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इंटेल को बचाने का मामला नहीं है, बल्कि शायद उसे एक नए ज्यादा स्थिर रास्ते पर डालने की कोशिश है। एक ऐसा रास्ता जहां कंपनी के हित और देश के रणनीतिक हित साथ साथ चले। ये दिखाता है कि कभी-कभी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना कंपनी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो जियोपॉलिटिक्स से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। TSMC पर निर्भरता से जुड़े जो साफ भू राजनीतिक जोखिम हैं, उन्हें कम करने की एक ठोस कोशिश है। दूसरा, ये अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी और रणनीतिक घरेलू उद्योग
एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की लंबी अवधि की व्यवहार्यता और सेहत सुनिश्चित करने की कोशिश है। और तीसरा, और शायद सबसे चालाकी भरा पहलू, ये इंटेल को उसकी मुर्गी अंडा वाली दुविधा से निकालने का एक तरीका हो सकता है। ये अप्रत्यक्ष सरकारी गारंटी बाहरी खरीदारों को वो भरोसा दिला सकती है जिसकी उन्हें इंटेल के साथ बड़े सौदे करने के लिए जरूरत है। अगर इंटेल, एनवीडिया, एप्पल या डिफेंस डिपार्टमेंट जैसे बड़े ग्राहक हासिल कर पाता है, तो ये न सिर्फ इंटेल के फाउंड्री बिजनेस को बदल सकता है, बल्कि अमेरिका की पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को भी मजबूत कर सकता है। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जो सिर्फ इंटेल या सेमीकंडक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये कदम शायद इस बात का संकेत है कि बढ़ती हुई ग्लोबल अनिश्चितता और महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के इस नए दौर में सरकारें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टेक इंडस्ट्रीज के साथ कैसे जुड़ेंगी। क्या हम भविष्य में सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के नाम पर दूसरे अहम क्षेत्रों जैसे एआई, बायोटेक या अगली पीढ़ी की ऊर्जा टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह सीधी भूमिका निभाते हुए देखेंगे? उद्योग और सरकार के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जाएगी? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में काफी बहस और विकास देखने को मिलेगा। सोचने वाली बात है कि भविष्य का तकनीकी औद्योगिक परिदृश्य कैसा आकार लेगा।